प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th का दूसरा टॉपिक, जिसका टॉपिक या शीर्षक है लासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यह पाठ एक यात्रा संस्मरण है, एक तरह से यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने जब तिब्बत की यात्रा की थी, तत्कालीन समय में देखा जाए तो भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं थे। इस कारण से तिब्बत जाने की भारतीयों को कोई अनुमति नहीं थी। एकमात्र रास्ता बचा था नेपाल के रास्ते। नेपाल के रास्ते भारतीय लोग भी तिब्बत आया जाया करते थे और व्यापार का भी कार्य इसी से होता था, सैनिक कार्य भी इसी रास्ते से होता था। तो उस समय राहुल सांकृत्यायन जी इसी रास्ते को चुनकर, जब सामान्य या साधारण आदमी के देश में जाने की अनुमति नहीं थी, इस कारण से उन्होंने एक भिखमंगे के देश में वहां से इस रास्ते से होते हुए ये यात्रा की। उस समय उनका एक मंगोल भिक्षु, जो कि सुमित्र नाम था उसका, सुमति नाम था, तो सुमति भी साथ में इनके जाता है। तो उस समय देखा जाए तो 1929-30 की बात है, नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा इन्होंने की थी। इससे पहले हमने जो पढ़ा है, तिब्बत में अनजान व्यक्ति भी बेरोक टोक रसोई तक जा सकता है। वहां की समाज की व्यवस्था थी कि किसी भी घर में आपको घुसने से रोका नहीं जाएगा, मनाही नहीं होती है। और आपको ये लगता है कि आपकी चाय पूरी नहीं बनेगी या फिर उसमें मक्खन पूरा नहीं डालेंगे, तो आप खुद रसोई में जाकर चाय पकाकर अपने लिए ला सकते हैं, या फिर घर वालों को दोगे तो वो पकाकर आपको दे देते हैं। और यात्रा में जाते वक्त एक भिखमंगे के देश में गए थे, फिर भी इनको खूब आदर दिया गया। तिब्बती समाज ने इनको खूब आदर दिया था। लेकिन आते वक्त यानी 5 साल बाद में जब ये वापस लौट रहे थे, उस समय देखा जाए तो एक छद्मवेश में थे, घोड़ों पर सवार थे, फिर भी इनको किसी ने कोई आदर नहीं दिया। इसलिए इनको एक गरीब की झोंपड़ी में शरण लेनी पड़ी, वहीं रुके। और ऐसा माना जाता है कि उस समय शाम के समय तिब्बती लोग छड़ पीकर, छड़ का मतलब है शराब पीकर अपने होश हवास को, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दुरुस्त रखते हैं, बाकी सब अपने होश हवास खो देते हैं। तो अगला पार्ट, आज जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोरला पार करना था। तो सबसे विकट है यानी कठिन है, उसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। ये डांडे होते हैं जो तिब्बत के अंदर देखे जाए तो सबसे खतरनाक जगह होती है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। 16-17 हजार फीट ऊंचाई है उनकी, 16-17 हजार फीट ऊंची पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों, इतनी ऊंची पहाड़ियां होने के कारण उनके आसपास में कहीं पर भी गांव मीलों तक नहीं दिखाई देते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा भी नहीं जा सकता। नदियों के जगह जगह मोड़ आते हैं और पहाड़ों के मोड़ आते हैं। उन मोड़ों के कारण देखा जाए तो दूर तक आदमी दिखता भी नहीं है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। और लुटेरे और डाकू होते हैं, बटमार होते हैं, वो यहीं पर, ये सबसे उनकी अच्छी आश्रय स्थली है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। तिब्बत में एक ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर यदि गांव में आकर कोई खून करके जाता है तो उसको तो वापस मौत की सजा भी दी जाती है, या जैसी भी उसके लिए सजा होती है उसको सजा दी जाती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों पर जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं, ऐसे सुनसान स्थानों पर यदि कोई मारा जाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं की जाती। सरकार, मुख्य विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। वहां ऐसे स्थानों पर जहां पर कोई नहीं रहता, कोई नहीं जाता, कभी कभार कोई यात्री गुजरता है, तो वहां पर देखा जाए तो कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। सरकार ज्यादा पुलिस पर और खुफिया एजेंसियों पर खर्च भी नहीं कर रही है। डकैत पहले आदमी को वहां डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। वहां के डकैतों की अजीबोगरीब स्थिति है कि पहले तो वो आदमी को मारेंगे, फिर देखेंगे कि उसके पास में कुछ पैसे है या नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार पर वहां पर रोक नहीं है, वहां पर कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग वहां पर जिस प्रकार से अपने हाथ में लकड़ी लेकर घूमते हैं, वैसे वहां पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है।
डाकू पहले इसलिए मारता है क्योंकि यदि वो नहीं मारे तो सामने वाले के पास हथियार होते हैं और हो सकता है वो डाकू को मार दे, इसलिए डाकू पहले उनको मार गिराता है और फिर उनके पास में माल ढूंढता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल धोंडा के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। कुची कुची का अर्थ होता है दया कीजिए दया कीजिए। तो वहां पर जीभ निकाल कर कुची कुची इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जैसे हम परिस्थिति देखते परिस्थिति के अकॉर्डिंग टोपी उतार कर बगल में दबाते और फिर वो मांगना शुरू कर लेते। तो इस प्रकार से हमें कोई जान की तो ज्यादा परवाह नहीं थी, मारेंगे नहीं कोई, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, ये एक समस्या थी कि पहाड़ की ऊंचाई है और ऊंचाई पर चढ़ना है, पीठ पे सामान है, वो लाद कर चढ़े कैसे। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था और अगला पड़ाव था जो 16-17 मील दूरी पर था। मैंने सुमति से कहा यहाँ से लड़कों और तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो वहां पर मैंने सुमति से कहा कि अपन यहाँ से क्या करते हैं 2 घोड़े ले लेते हैं, जो सामान भी घोड़ों पर रख लेंगे क्योंकि लंबी दूरी है और चढ़ाई भी है तो अपन चढ़ नहीं पाएंगे, इस कारण से घोड़ों को ले लेते हैं, उनके ऊपर सामान रख लेंगे, थोड़ा अपन भी चढ़ लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुंचे। डाढ़े से पहले एक चाय पी और उसके बाद में दोपहर तक ये डाढ़े तक पहुंच जाते हैं। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर खड़े थे। समुद्र तल से देखा जाए तो ऊंचाई वहां पर जहां पर ये खड़े थे वो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अब देखा जाए तो हमारे दक्षिण की तरफ यानी इस तरफ हिमालय के बहुत सारे पर्वतमालाएं पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है। बेटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े के देवता का स्थान था। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा जो स्थान था वहां पर डाढ़े का एक स्थान बनाया हुआ था, देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जो उस स्थान को वहां के संस्कृति के हिसाब से उसको सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब उससे आगे सबसे ऊंचे स्थान पर चले गए। अभी धीरे धीरे नीचे उतराई की ओर ढलान की ओर ढल रहे थे। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। लेकिन चढ़ाई तो थोड़ी दूर काफी मशक्कत करनी पड़ी, उसमें चढ़ने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उतराई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ढलाई में हम आराम से ढल गए। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। मेरा घोड़ा थोड़ा धीमे चलने लग गया। सुमति का घोड़ा अपनी वही रफ्तार से चल रहा है और कुछ 2-1 साथी हमारे साथ और हो गए। तो मेरा घोड़ा धीमे चलने लगा, इसलिए मुझे लगा कि ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि चढ़ाई के कारण इसको थकान आ गई होगी और उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था, यदि मारता तो वो फिर भी चल लेता। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों पिस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनों पिस्तों अपन कल पढ़ा था एक उपन्यासकार के, जो उपन्यास का मुखिया है या मुख्य पात्र है, उसका डाकू जो कि घोड़े पर सवारी रहता था, तो उसकी तरह मैं अपने घोड़े पर झूम रहा था, झूमता हुआ चल रहा था। जानना ही पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, ये भी पता नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। मतलब घोड़े की गति बहुत धीमी हो गई थी, वो धीमी गति से चल रहा था। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। जब मैं उसके ऊपर जोर देने लगता, भाई तेज चल, उसको वहां से टटोलने लगता या उसको वहां टिटकारने लगता, तो वह और भी धीमे चलने लग जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी चलते चलते जहां पर 2 राहें आ जाते हैं, 2 राहें आ जाती है, तो इस प्रकार से 2 रास्ता फूटना कहलाता है। तो अलग अलग रास्ते जा रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। मैं बाएं का रास्ता लेकर, लेकिन कह रहा है कि मैं इस यहां से बायां रास्ता ले लिया, जबकि मुझे दाहिना रास्ता लेना था और मैंने बायां रास्ता ले लिया और 1.5 मील तकरीबन 5-6 किलोमीटर चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। आगे किसी घर में जाकर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया लड़कोर जाने वाला रास्ता तो
आपके दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, फिर वहां से 1.5 मील वापस आया और फिर उस रास्ते पर चला। तब तक तो वो 3-4 मील आगे चले गए। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। तो सुमति आगे था इसलिए वो इंतजार करते हुए मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। मंगोल जो जाति के लोग होते हैं उनके मुंह पर लालिमा दिखाई देती है, तो उनका वैसे ही मुंह लाल ही होता है। और ऊपर से अब तो वो पूरे गुस्से में थे। अब तो वो पूरे गुस्से में थे क्योंकि 3-4 मील लेकर पीछे रह गया था। उसका घोड़ा धीरे चलने के कारण रास्ता भटक गया और इतनी देर कहां लगाई, वो पीछे क्यों रहा। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे कहते हैं छानों को, उपलों को, जो गोबर से बने होते हैं। वो 2 टोकरी उसने, वो कह रहा है कि मैं वो बैठे तापते तापते मैंने वो जला दिए हैं। 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। उसने कहा 3 बार तो मैंने चाय को गर्म कर दिया, आपके लिए भी चाय साथ में बनाई थी। और वो चाय इतनी बार मुझे गर्म करनी पड़ी कि 2-3 टोकरी मैंने कंडे भी जला दिए, उपले भी जला दिए। तो लेखक कहता है कि मैंने बहुत नरमी से, यानी आसानी से कह सकते हैं या सावधानी से उनको वापस जवाब दिया। क्या दिया? लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? देख नहीं रहे हो ये घोड़ा मुझे कैसा मिला है? इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। जब उसको कारण बताया तो वह शांत हो गया और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। लड़कोर में वहां देखा जाए तो लड़कोर जो स्थान था इनका, वहां पर ये एक अच्छे स्थान पर ठहरते हैं। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। सुमति एक कह सकते हैं अपन प्रशिक्षु थे और धर्म के गुरु होने के कारण वहां पर भी इनके शिष्य मिल जाते हैं, यजमान मिल जाते हैं। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो ये वहां के खाद्यान्न है जो कि सत्तू और चाय और फिर थुक्पा जो कि इनके खाद्यान्न थे, वहां पर इन्होंने खाए। तो इस प्रकार से अपन आज लासा की ओर का दूसरा पार्ट यहीं पूरा करते हैं। आप भी इस पाठ का सस्वर वाचन कीजिए।